नमस्कार। शुरू करते हैं अपना नया पाठ रविंदर केलकर द्वारा जो लिखा गया है पतझड़ में टूटी पत्तियां। ठीक है, इसके दो भाग हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां दो भागों में, पहला भाग है आपका गिन्नी का सोना तथा दूसरा भाग है आपका झेन की देन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की प्रश्न उत्तर करते हैं। गिन्नी का सोना। पहला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि शुद्ध सोना जो हमारा प्योर गोल्ड है और जो जिससे हम गिन्नी बनवाते हैं, ठीक है, जिस गोल्ड से हम गिन्नी बनवाते हैं वो अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है, उसे प्योर नहीं रखा जाता। जब गिन्नी बनती है या कुछ भी हम सोने का नेकलेस बनवाते हैं या कुछ भी बनवाते हैं, उसमें हल्का सा तांबा मिला दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा चमके। ठीक है, जो शुद्ध सोना होता है वो मजबूत भी होता है लेकिन उसमें चमक नहीं होती और किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। तो ये दोनों का डिफरेंस है। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना इसलिए अलग होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है और वो ज़्यादा चमकता है, जबकि शुद्ध सोना क्या है, मजबूत होता है और उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वर्ड प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी। हो सकता है कुछ बच्चों का डाउट रह गया हो, तो इसे क्लियर करते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। कैसे? मतलब कि ये ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो उच्च आदर्शों में या ऊंचे विचारों और मूल्यों में विश्वास तो रखता है, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तविक और जो उसके ग्राउंड बेस होता है, जो जिन चीज़ों से वो हमेशा से जुड़ा होता है उनका उपयोग करता है, उनको नहीं छोड़ पाता। ठीक है, दोबारा समझते हैं कि अगर इनके आदर्शों के सामने कोई व्यवहारिक बाधा आती है ना, तो ये अपने सिद्धांतों को तोड़े बिना उस समस्या के समाधान के लिए रणनीति बदल लेते हैं। और ऐसा करने पर क्या होता है, इनका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, ये कई बार आदर्शों से पूरी तरह से हट जाते हैं। ठीक है, दोबारा समझिए कि ये ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है, ये शब्द प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो ऊंचे विचारों और मूल्यों में विश्वास तो रखता है, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तविकता का उपयोग ज़्यादा करता है। ठीक है, और क्या करते हैं, जब इनके सामने मान लो कोई बाधा आती है किसी भी सिचुएशन में, ये प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते हर सिचुएशन को। ठीक है, उनके आदर्शों के सामने अगर कोई बाधा आती है, व्यवहारिक बाधा आती है, तो ये अपने सिद्धांतों को तोड़े बिना उस समस्या के समाधान के लिए रणनीति बदल लेते हैं, पूरा ही पलटवार कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कई बार आदर्शों से पूरी तरह से हट जाते हैं और केवल अपने हानि लाभ के बारे में ही सोचते हैं कि उनको कहाँ बेनिफिट हो रहा है, वो सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते वो ये नहीं सोचते कि इससे समाज पर या फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सिर्फ अपना हानि लाभ देखते हैं और ऐसे में समाज का स्तर गिर जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है। तो हमने बात करी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट की, उनमें आदर्शों की बात करी। अब पाठ में शुद्ध आदर्श क्या है।
पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वे हैं जिनमें व्यवहारिकता का कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है, केवल शुद्ध आदर्शों को महत्व दिया जाए। शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण व्यवहारिकता है। हमने पहले पढ़ा था ना कि गिन्नी में हमें सोने के साथ साथ तांबा मिलाया जाता है। ऐसे ही शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण व्यवहारिकता कहलाती है। तो इसके विपरीत शुद्ध सोना शुद्ध आदर्श है। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है। देखो कि जीवन में आदर्शवादिता का अधिक महत्व है, ये हम सब जानते हैं। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता के साथ करता है। ठीक है, समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य हैं वे आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के बारे में अभी समझा था, है ना। वो सिर्फ अपना देखते हैं, अपने लाभ हानि के बारे में सोचेंगे। जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है। हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना होता। हम जब फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें बहुत बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें अपने व्यवहार में तांबा मिलाना होता है, मीन्स व्यवहारिकता मिलानी होती है। ओके, जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिकता के समावेश से आदर्श क्या हो जाते हैं, सुंदर और मजबूत हो जाते हैं और आप भी एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। वास्तव में गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी। वे व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत पहचानते थे और उसकी कीमत जानते भी थे। वे कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि आदर्शों के साथ साथ हमें व्यवहारिकता भी लानी जरूरी है अपने व्यवहार में। वे क्या करते थे, वे व्यवहारिकता को आदर्शों पर चलाते थे, उल्टा करते थे। ठीक है, व्यवहारिकता को आदर्शों पर चलाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन व दांडी मार्च जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया तथा सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्य समाज को दिए। भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व से आश्वस्त होकर उन्हें पूर्ण सहयोग दिया और इसी अद्भुत क्षमता के कारण ही गांधी जी देश को आजाद कराने में सफल हुए थे। ये गांधी जी की व्यवहारिकता थी। ओके, 6th क्वेश्चन है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं, जो अमर हैं। ठीक है, वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर पढ़ते हैं कि आज व्यवहारिकता का जो स्तर है उसमें आदर्शों का पालन नितांत आवश्यक है। व्यवहार और आदर्श दोनों का संतुलन व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अभी हमने समझा था ना कि जब आप सोसाइटी में रह रहे हो, फैमिली में रह रहे हो, तो कई बार आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो उसका एक बैलेंस बनाकर हमें चलना पड़ता है। कथने और करने के अंतर ने समाज को आदर्श से हटाकर स्वार्थ और लालच की ओर धकेल दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते, है ना। बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी लाभ हानि देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं या फिर लालच देखते हैं। सत्य, अहिंसा, परोपकार जैसे मूल्य शाश्वत मूल्य हैं। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि शाश्वत मूल्य कौन से हैं पाठ के अकॉर्डिंग, तो सत्य, अहिंसा, परोपकार जैसे मूल्य शाश्वत मूल्य है। शाश्वत मूल्य वे होते हैं जो पौराणिक समय से चले आ रहे हों,
वर्तमान में भी जो महत्वपूर्ण हो तथा भविष्य में भी जो उपयोगी हो। ये प्रत्येक काल में समान रहे हैं, मतलब एक जैसे रहे हैं। योग, स्थान तथा साल का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वर्तमान समय में भी इन शाश्वत मूल्यों की प्रासंगिकता बनी हुई है। सत्य और अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता, जैसे गांधी जी ने करवाया था। ठीक है, उन्होंने भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए परोपकार, त्याग, एकता, भाईचारा तथा देश की प्रेम भावना का होना अत्यंत आवश्यक है, और ये शाश्वत मूल्य युगों युगों तक कायम रहेंगे। ओके। प्रश्न नंबर 7, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना। गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। अब गांधी जी के विचार हमने पढ़े थे प्रश्न नंबर 3 या 4 में। ठीक है, तो हमने देखा था कि गांधी जी क्या करते हैं, व्यवहारिकता को ऊंचा स्तर देखकर आदर्शों के स्तर तक ले जाते थे, अर्थात तांबे में सोना मिलाते थे। लोग क्या करते हैं, सोने में तांबा मिलाते हैं, लेकिन गांधी जी क्या करते थे, तांबे में सोना मिलाते थे। वे नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास करते थे, ना कि ऊपर से नीचे गिराने का। इसलिए कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा। वास्तव में वे व्यवहारिकता से परिचित थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे, वो जानते थे, लोगों की भावनाओं को पहचानते थे। इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सकें और पूरे देश को अपने पीछे चलाने में कामयाब भी रहे। ओके। प्रश्न नंबर 8, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय यह है कि समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वास्तव में यह धरोहर किसकी दी हुई है, आदर्शवादी लोगों की ही दी हुई है। जैसे गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता, भगत सिंह की शहादत आदि अनेक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम इनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं और इनके गुणों में आचरण में लाते हैं, इनके गुणों को अपनाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं। प्रश्न नंबर 9, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श क्या है, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। इस प्रश्न को स्पष्ट करना है। क्या होता है, जब आदर्श और व्यवहार में से लोग क्या करते हैं, सिर्फ व्यवहारिकता को अगर प्रमुखता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने आदर्शों को भूल जाते हैं, तब आदर्शों पर क्या हावी होने लगेगी। आप अगर किसी एक चीज को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे तो वो इम्पोर्टेंस ही मायने रखेगी। ठीक है, तो वो भी वही चीज यहाँ बताई है कि जब सिर्फ आप व्यवहारिकता का बखान करने लगते हैं, व्यवहारिकता को प्राथमिकता देने लगते हैं, तो आपके आदर्शों पर वो व्यवहारिकता हावी होने लगती है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोगों के जीवन में स्वार्थ व अपनी लाभ हानि की भावना उजागर हो जाती है ना। तो वो क्या करते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार बदल देते हैं। उनके व्यवहार में सबसे ज़्यादा क्या परिवर्तन आता है, वो सिर्फ अपना लाभ हानि देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें आदर्श एवं व्यवहार का संतुलन होता है। लेकिन यदि आज के समाज को ध्यान में रखें तो इस शब्द में व्यवहारिकता को इतना महत्व दे दिया जाता है कि उसकी आदर्शवादी विचारधारा अदृश्य होकर केवल व्यवहारिकता के रूप में ही दिखाई देने लगती है। आदर्श व्यवहार के उस स्तर पर जाकर अपनी गुणवत्ता खो देता है। आदर्श तो भूल जाते हैं फिर वो लोग।
जिन लोगों में सिर्फ लाभ हानि की हो जाती है कि सिर्फ हमें अपना लाभ हानि देखना है, अपना स्वार्थ देखना है, तो फिर उनके आदर्श पीछे रह जाते हैं। उनका बस व्यवहार मायने रखता है, उनकी व्यवहारिकता ही मायने रखती है। आदर्श व्यवहार के उस स्तर पर जाकर अपनी गुणवत्ता ही खो देते हैं और धीरे धीरे आदर्श मूल व्यवहार के हाथों समाप्त हो जाता है। ओके तो इतना ही था आपका। 9 प्रश्न आपके थे गिन्नी के सोना चैप्टर से, ठीक है, भाग से। चैप्टर तो आपका पतझड़ में टूटी पत्तियां है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, झेन की देन। पहला प्रश्न है, चानीज ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की। चानीज कौन, जो कि वहां पर सर्व कर रहा था, चाय सर्व कर रहा था। चानीज ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। जब लेखक और उनके मित्र वहां पर पहुंचे हैं चाय पीने के लिए, तो चानीज उन्हें देखकर खड़ा हो गया, कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया, उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। मतलब पूरा आदर सत्कार किया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही करते हैं, जापान में भी करते हैं। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया, फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारा काम चानीज ने बड़ी ही सलीके से पूरा किया, बहुत सलीके से, बहुत सफाई से, और उसकी हर एक मुद्रा का काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज उठी हो। ठीक है, मतलब इतना मन प्रसन्न हो रहा था उसकी सब चीजें देखकर, उसकी जो क्रियाएं थी वो सब देखकर मन प्रसन्न हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसकी जय जयकार हो रही है, उसके जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही है। प्रश्न नंबर 2, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। जापान में टी सेरेमनी समारोह की सबसे खास बात शांति होती है ना। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ लोगों को पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी दिमाग की शांति के लिए तो वहाँ जाते हैं। इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं जाया, वहाँ नहीं एंट्री दी जाती। प्रश्न नंबर 3, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया। लेखक कहते हैं कि वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे, और जबकि उनके चाय के जो कप थे, प्याले थे, वो बहुत छोटे थे। जैसे नहीं हमारे इंडिया में या हम मिडिल क्लास लोगों के जैसे बड़े बड़े मग होते हैं, भर के चाय पीते हैं, नहीं नहीं, उनके बड़े छोटे छोटे प्याले थे, जिनको वो करीब 1.5 घंटे तक आराम आराम से पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है, और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कभी ना खत्म होने वाले समय में जी रहा है। मीन्स वो बिल्कुल प्रेजेंट में चला गया। उसे लगा कि ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। प्रश्न नंबर 4, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान में है, उसी में हमें जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान में है और उसी में हमें जीना चाहिए। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या फिर आने वाले दिनों में रहते हैं। हम अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं, या तो हम अपनी पास्ट की बातों में दिमाग खराब करते हैं, या फिर हम इस चिंता में रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, जबकि दोनों ही समय क्या है, झूठे हैं या हमारी पकड़ से बाहर है। हम ना पास्ट में उन चीज़ों पर कुछ अपना हक जमा पाए जो हमसे हो गई, ना हम फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। जो होना है, जैसे होना है, वो सब भगवान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दोनों ही समय झूठे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बीत चुका होता है और दूसरा अभी आया भी नहीं होता। तो बात आती है कि सच क्या है। तो इस बात पर लेखक कहते हैं
कि जो समय अभी चल रहा है ना, वही सच्चा है, वही सत्य है, उसी में हमें जीना चाहिए। जो है आज जी लो, कल की चिंता मत करो, ना पास्ट की ना फ्यूचर की। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले बढ़ते हैं तब आप अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ, जापान के लोग ऐसा ही करते हैं। जापान के लोगों के जीवन की तेजी औरों से अधिक हो गई है या अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता, ऐसा लगता है कि सब दौड़ रहे हैं, चलना तो वो भूल गए। सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं, बस आगे निकलना है। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात ही नहीं करता। वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं, उन्हें और कुछ पड़ी ही नहीं है, वो सिर्फ और कुछ सोचते ही नहीं है। यहाँ तक कि जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वो किसी और से नहीं बल्कि क्या करते हैं, अपने आप से ही बातें करने लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 6। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था कि मानो जयजयवंती के सुर गूंज रहे हैं। जो जापान में चाय बनाने वाला था, उसे चाइनीज कहते हैं, उसने लेखक और उनके मित्रों के स्वागत से लेकर चाय परोसने तक का सारा काम इतने सलीके से पूरा किया और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम की राग की धुन गूंज रही हो। उस समय का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की जो बूंदें फुदक रही थी वो भी सुनाई दे रही थी। जब पानी उबलता है तो वो कैसे जो हल्की हल्की बूंदें ऊपर करती हैं, वो आवाजें भी उन्हें सुनाई दे रही थी। प्रश्न नंबर 7। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? अपनी राय बतानी है। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताते हुए कहा कि वहां जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो खुद ही बात करने लग जाते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए हैं, जिसके कारण वो महीने में पूरा होने वाला एक दिन में काम जो भी होता है वो सोचते हैं कि वो एक ही दिन में पूरा कर लें। ऐसा करने के कारण जब दिमाग थक जाता है और टेंशन में आकर पूरा इंजन टूट जाता है, यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी अधिक फैल गई है। और लेखक ने ये भी पूछा कि आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं, तो हम इन कारणों से पूरी तरह से सहमत हैं। ओके, तो आपके की पतझड़ में टूटी पत्तियां चैप्टर के 2 भाग थे। गिन्नी का सोना जिसमें 9 प्रश्न थे, झेन की देन जिसमें 7 प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कुछ भी मुझे इम्प्रूव करना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।